Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 46, second year mathematics, chapter number 7 vectors, and we are doing exercise 7.4. Our topic is cross or vector product, and today's learning outcomes are the students will be able to find the condition for parallelism of two non-zero vectors, and also they will be able to prove that A cross B इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ऑफ ए। ठीक है, मींस आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का वो एंटी सिमेट्रिक होता है आपके पास, एंड आल्सो दे विल बी एबल टू प्रूव दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्रॉस प्रोडक्ट पे होल्ड होता है। सो दीज आर टुडेज लर्निंग आउटकम्स। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। द क्वेश्चन इज, आज का जो क्वेश्चन आपसे वो ये है, व्हाट इज अ कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, कि आपके पास वो कौन सी आपके पास कंडीशन है कि दो वेक्टर्स पैरेलल हों। आपने रिकॉल करना है इसको, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी डिफाइन कर चुके हैं, इसको देख चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से भी देख चुके हैं। सो द आंसर इज कि आपके पास इफ यू एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इट मींस उनका एंगल क्या है, साइन जो आपके पास थीटा है वो जीरो है, और आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें साइन इन्वॉल्व होता है, तो मींस साइन जीरो जो आपके पास वो क्या है, जीरो। So when the vectors are parallel and you are finding cross product of these vectors, you will get the answer zero. So cross product of parallel vector is always zero. ठीक है, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है कि आपके पास अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये कंडीशन आपके पास है। सिमिलरली अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है और आपके पास वेक्टर सेम है, मींस पैरेलल है, आई क्रॉस आई मींस आई आपके पास दोनों सेम एक्सिस पे हैं, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, और यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन यहाँ पे इन्वॉल्व है, साइन ऑफ जीरो, साइन ऑफ जीरो, सो इट्स गिव यू अ जीरो आंसर। सो जब आपके पास सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, वो सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, उनका एंगल between them is zero or angle is 180, then the cross product between them is also zero। यहाँ से ये two vectors u and v will be parallel if u cross v is zero। अगर आपके पास u cross v given आपके पास given हो कि वो zero है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मतलब है आपके पास कि यहाँ से ये रिजल्ट है मिलता है कि आपके पास दोनों वेक्टर्स क्या हैं, वो पैरेलल हैं। तो ये चीज बेटा आपने यहाँ देखी कि पैरेलल वेक्टर्स की क्या कंडीशन है। सिमिलरली आप इस स्लाइड में देखें कि अगर आपके पास a पैरेलल है b, it means आपके पास then their angle between them is zero, so the cross product you will a magnitude b magnitude into sine of angle, or sine of angle means sine zero, and this answer is zero. So cross product of two vectors will be zero when they are parallel. Okay, and if two vectors are parallel then their cross product must be zero, and if they are perpendicular, and if the vectors are perpendicular and the angle between them is 90, so when you are taking dot product a dot b, so in the case of dot product you know that a magnitude b magnitude into cos of angle between them, and this the angle is 90, so cos 90 is zero, so dot product of two perpendicular vectors is zero. So you, from this slide you can see that if the vectors are parallel then their cross product is zero, and the vectors are perpendicular then their dot products are zero। तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है वो किस तरह जीरो होते हैं। अब ये देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमने डिस्कस करनी है और आपको यूज करना है अपनी एक्सरसाइज के अंदर, कि a क्रॉस b जो है आपके पास वो रिजल्ट मिलता है आपके पास c, वेयर c इज बेसिकली अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ओके, और c का मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो आपके पास a मैग्नीट्यूड वेक्टर b मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो एंगल दोनों a b बना रहे होंगे उसका साइन आप ले लेंगे, तो ए बी के से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सी का रिजल्ट आ जाएगा। और सी क्या है, परपेंडिकुलर होता है ए पे भी और बी पे भी, या इसको कह सकते हैं सी बेसिकली उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट होता है, और आपने ये भी हमने लास्ट में देखा था कि ए क्रॉस बी होता है वो माइनस बी क्रॉस ऑफ ए के बराबर होता है, ये एंटी सिमेट्रिक होता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और अगर आप राइट हैंड रूल यूज करें तो अपने राइट हैंड को फिंगर्स को कर्ल कर लें फर्स्ट से सेकंड के वेक्टर्स की डायरेक्शन के अंदर, तो आपके पास जो थंब होगा वो आपके पास अपवर्ड होगा और वो शो करेगा उस वेक्टर के जो कि बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्ट है। सिमिलरली अगर आप दूसरे वेक्टर से पहले वेक्टर की तरफ आते हैं तो आप
जो अपना हैंड है उसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ से ये शो कर रहा है कि बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट शो करने के लिए आप माइनस का साइन शो करते हैं। तो दिस माइनस साइन शोइंग दैट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है वो अपवर्ड है या उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, और जो बी माइनस बी क्रॉस ए का रिजल्ट है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। सो माइनस साइन इज इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट, जो आपके पास रिजल्ट आता है उसका डायरेक्शन शो कर रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन को। और अगर आपके पास ए क्रॉस बी प्लस ये दो वेक्टर सम हो रहे हैं और आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं कि वेक्टर के लिहाज से, तो ये आपके पास रिजल्ट इक्वल होगा कि अगर आप ए क्रॉस बी ले लें और प्लस कर दें ए क्रॉस सी, मतलब कि इन दोनों रिजल्ट को फाइंड करके दोनों को प्लस करें तो ये इस रिजल्ट के इक्वल होगा। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड होता है। सिमिलरली पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, जब आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इसका मतलब है उनका एंगल जीरो, तो साइन जीरो जो आपके पास जीरो होता है, इट्स मींस क्रॉस प्रोडक्ट इट्स जीरो। ठीक है, ये हम लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब है इनके दरमियान 90 एंगल है और साइन 90 जो आपके पास वो 1 होता है, इट्स मीन उसका जो मैक्सिमम रिजल्ट होगा ए क्रॉस बी का वो आपके पास ए बी के दोनों के रिजल्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा, जब दोनों आपके पास परपेंडिकुलर होंगे इन क्रॉस प्रोडक्ट के केस के अंदर। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, अगर आप सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आई क्रॉस आई है, जे क्रॉस जे। अगर एक वेक्टर ए है तो ए क्रॉस ए भी जीरो होगा बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो ए क्रॉस ए जीरो। ओके, सो ये आपके पास है। ये जो मिक्स प्रोडक्ट है इसको हम अपने जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 में डिस्कस करेंगे, इसे भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अगेन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यूज करनी है। कहते हैं आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, ये आपके पास स्मॉल लेटर से शो किया, उसको मैं एरो आपके पास लगा हुआ तो वेक्टर्स हैं, और इन 3D मींस आपके पास ये किसमें है, आपके पास स्पेस में वेक्टर्स हैं। और आप देखना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ऑफ ए के बराबर है। अगेन यहाँ पे आपके पास स्मॉल लेटर से वेक्टर शो किए हैं, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डर मैटर करता है आपके वेक्टर्स में कि पहला कौन सा वेक्टर और सेकंड कौन सा। दे आर आल्सो कॉल्ड एंटी क्यूमुलेटिव, या इसको आप एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को। सेकंड है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपके पास है एक वेक्टर है और दो वेक्टर आपस में सम हो रहे हैं, तो उनको आप सम करके ए से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, या फिर आप क्या करें ए क्रॉस बी फाइंड कर लें और ए क्रॉस सी फाइंड कर लें, फिर इसके रिजल्ट को आपस में प्लस करें तो दोनों रिजल्ट जो है दोनों इक्वल हैं, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है क्रॉस प्रोडक्ट के केस के अंदर। सिमिलरली आपके पास एक नंबर के है जो आपके पास बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से, और ए क्रॉस बी आपने लिया है, तो उसको पहले ए क्रॉस बी का रिजल्ट ले लें और उसको के नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। अगर आप पहले इस नंबर को पहले ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसके रिजल्ट को बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो इसका जो आंसर होगा वो पहले वाले आंसर के बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप पहले क्या करें, के को बी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो उसका रिजल्ट आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट लें ए से, तो जो जो रिजल्ट आएगा ये भी आपके पास इक्वल होगा प्रीवियस दो रिजल्ट के। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उस नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें या बाद में, तो ये आपके पास जो है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज भी अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की, इन प्रॉपर्टीज को आज हमें यूज करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, और जो सिमेट्रिक वाली एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है जिसको आप एंटी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे इन अवर क्वेश्चंस। अगेन कुछ स्लाइड में अगेन प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं कि आपके पास अगर तीन वेक्टर्स हैं और एक सी जो है आपके पास वो स्केलर है, मतलब क्या कोई नंबर है आपके पास, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए एंटी सिमेट्रिक होता है या एंटी क्यूमुलेटिव होता है। अगर आपके पास एक नंबर है सी, उस ए से पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो आपके पास इक्वल होता है कि अगर आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें फिर इसको सी से मल्टीप्लाई करें, या फिर सी को पहले वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दें फिर क्रॉस प्रोडक्ट लें, ये भी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, तो इक्वल होता है। इस तरह आपके पास अगर ए आपके पास एक वेक्टर है और दो वेक्टर बी प्लस सी ऐड हो रहे हैं, इसको आप ऐड करके फिर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लें ए से, तो वो इक्वल होगा कि अगर आप ए क्रॉस प्रोडक्ट बी ले लें और ए क्रॉस सी ले लें और उन दोनों को ऐड करें तो दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर आप इसको राइट साइड से आप मल्टीप्लाई कर दें तब भी सेम रिजल्ट होगा। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब आपके पास वेक्टर ए लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा उसको हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे, और जब राइट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यूज करनी है अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो बेटा आज जो हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, ये आज हमारा टारगेट है, ये हमने आज करने हैं। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या पूछा जा रहा है आपसे
हमारे पास है विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर पैरेलल। आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है और 2 पार्ट्स हैं। इनमें हमने क्या करना है, हमने शो करना है कि कौन से 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं और कौन से आपस में परपेंडिकुलर हैं। 3 वेक्टर्स को हमने ये शो करना है कि कौन से परपेंडिकुलर हैं और कौन से पैरेलल हैं, और हो सकता है कि ना पैरेलल और ना परपेंडिकुलर, लेकिन हमने कंडीशन फाइंड करनी है तीनों की। 2 पार्ट्स ये हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि ए मल्टीप्लाई ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस सी, 3 वेक्टर्स हैं, प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। मतलब कि ये तमाम जो है आपके पास ये उनका सम जो है वो 0 के इक्वल है। ये शो करना है, हमने प्रूव करना है। और आल्सो इन वी हैव टू प्रूव दैट ए इफ ए प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर्स हैं, वो आपके पास क्लोज में आपके पास पॉलीगॉन में उनका सम 0 आ रहा है। तो हमने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस इज इक्वल टू सी क्रॉस है। तो ये आपके पास तीनों अगर आपके पास ये क्लोज फॉर्म के अंदर हैं, क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट इसके इक्वल होता है। तो हमने ये होने आज हमारे टारगेट है कि हमें ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट देखते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर्स हमें शो करना है, कौन से वेक्टर्स पैरेलल हैं, कौन से परपेंडिकुलर हैं। तो ये u वेक्टर है बेटा 5i माइनस जे प्लस के, v वेक्टर है j माइनस 5k और w वेक्टर है माइनस 15i प्लस 3j माइनस 3k। तो हमें दोनों वेक्टर्स हमने देख लिए हैं, प्रोडक्ट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट जब हमारे पास अगर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। u और v का पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। आपको पता है ये u वेक्टर है, ये v, तो i जो है i जो x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई y के साथ z के साथ, और बाकी तमाम जो होते हैं i डॉट j या i डॉट k या j डॉट k, ये तमाम 0 हो जाते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सिर्फ आपके पास i डॉट i 1 के बराबर आता है, j डॉट j आपके पास 1 के बराबर आता है, और k डॉट k, तो ये वाली हमारे पास x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। तो जस्ट देखें 5 और सेकंड वेक्टर में x कंपोनेंट नहीं है, तो जस्ट ये आपके पास x कंपोनेंट आपके पास ये 0 हो गया। सिमिलरली आपके पास ये -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास +1 से, तो ये आपके पास -1 आ गया। और k कंपोनेंट जो है z कंपोनेंट से +1 मल्टीप्लाई -5, तो ये -5 आ गया। तो -1 -5 -6, तो ये डॉट प्रोडक्ट लिया तो 0 के बराबर नहीं आया। डॉट प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स के u और v आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। u और v में आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम u और w को चेक कर रहे हैं, या v और w को पहले फर्स्ट चेक कर लेते हैं। v और w को भी आपने डॉट प्रोडक्ट लिया सिमिलरली सेम लाइन के ऊपर, तो उसका आंसर 18 आया। ये भी आपके पास 0 आंसर नहीं दे रहा। इट्स मीन ये v और w भी क्या आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अब आपके पास u और w में डिसाइड करना है। आपने u और w में डॉट प्रोडक्ट ले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया आपने। सिमिलरली x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15 आपके पास आ जाएगा, तो -17 आ गया। -1 इंटू +3 -3 आ गया, और +1 इंटू +3 तो आपके पास -3 आ गया। ये -81, ये अगेन 0 के बराबर नहीं है। तो u और v भी आपके पास, वो u और w भी आपके परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ से आपने ये फाइंड कर लिया कि तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम देखते हैं कि पैरेलल है कि नहीं। अब आपके पास ये w है। हम क्या करते हैं, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। आपके पास हमने क्या पढ़ी थी कि अगर 2 वेक्टर्स हैं, लेट करें एक v है एक u है, तो अगर हमारे पास एक नंबर मिल जाए, कोई एक स्केलर नंबर जो कि दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई होके जो रिजल्ट पहले वेक्टर के बराबर दे रहा हो, तो ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पैरेलल वेक्टर्स की। और अगर k पॉजिटिव होगा तो ये दोनों वेक्टर्स u और v सेम डायरेक्शन में होंगे, और ये k जो नंबर है ये माइनस होगा, इसका मतलब है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को बनाने जा रहे हैं किसी एक वेक्टर से। तो अगर आप देखें ये आपके पास w वेक्टर है, इसमें से अगर मैं -5 कॉमन लेता हूँ, तो सॉरी -3 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाता है, ये आपके पास 5i, और ये आपके पास रह जाता है -j, और क्या रह जाता है +k। ये आपके पास जो है रिजल्ट बन जाता है। और ये क्या चीज़ है, ये 5i -j, ये देखें ये आपके पास ये वेक्टर u है। इसका मतलब है जब मैं इस w में से -3 कॉमन लेता हूँ, तो ये अंदर जो आपके पास चीज़ बच जाती है, वेक्टर बच जाता है, वो क्या बन जाता है u। उसको मैं लिख सकता हूँ -3u। मतलब कि जो आपके पास बेसिकली w था, उसको मैंने इन फॉर्म ऑफ वेक्टर u लिख लिया कि वो -3 ऑफ u के बराबर है। तो असल में ये क्या है, ये आपके पास पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन है। इसमें ये -3 क्या शो कर रहा है, एक नंबर है जो कि u से मल्टीप्लाई हो गया, आपके पास w का रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि u और v जो आपस में है तो पैरेलल, u और w, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो आपने w से स्टार्ट किया, -3 कॉमन लिया, तो ये आपके पास ब्रैकेट में आपके पास u वेक्टर, तो आपने लिख दिया w इज इक्वल टू -3u। सो u एंड w आर पैरेलल बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये माइनस शो कर रहा है कि ये आपके पास
ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अगर ये प्लस होता तो इसका मतलब है यू और डब्ल्यू की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ से हमें तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन यू और जो वी है वो आपस में पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ये फर्स्ट पार्ट था बेटा। इस तरह हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपके पास क्या है, तीन वेक्टर्स गिवन है, हम तीनों को बारी बारी चेक करेंगे। ये u वेक्टर है i प्लस 2j माइनस के, v वेक्टर है माइनस i प्लस j प्लस के, और w वेक्टर है माइनस पाई बाई टू आई माइनस पाई जे और प्लस पाई बाई टू के। ओके, तो हम पहले u डॉट वी लिया, डॉट प्रोडक्ट लिया आपने, तो आप देखें u डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर 0 आ रहा है आपके पास। ठीक है, 1 इंटू माइनस वन आ गया आपके पास, 2 इंटू 1 2 आ गया प्लस 2, और माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 0। इट्स मीन डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, u और v आपस में परपेंडिकुलर। v डॉट w ले रहे हैं, तो v डॉट w लें बेटा, माइनस 1 इंटू माइनस पाई बाई टू आ गया आपके पास, 1 इंटू माइनस पाई आ गया, 1 इंटू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू आ गया, तो प्लस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू ये 1, मतलब कि 1 पाई बन गया, तो पाई माइनस पाई आपके पास 0 आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया 0। तो अगेन v और w भी आपस में डॉट प्रोडक्ट 0, तो ये v और w भी आपस में क्या है, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करते हुए शो कर दिया कि गिवन वेक्टर जो थे वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हम चेक कर रहे हैं सिमिलरली, जैसे हमने लास्ट वेक्टर में देखा, लास्ट क्वेश्चन में देखा बेटा कि हमने पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन बनाई एक वेक्टर से। अब w वेक्टर आपके पास क्या है, माइनस पाई बाई टू आई माइनस पाई जे और प्लस पाई बाई टू के। यहाँ से अगर मैं माइनस पाई बाई टू कॉमन लूँ, ये चीज कॉमन लूँ, तो आपके पास ये चीज कॉमन आ गई, माइनस पाई बाई टू, यहाँ आपके पास क्या रह गया, आई रह गया। अब यहाँ पे पाई था, तो आपके पास माइनस पाई बाई टू आपने कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप दोबारा आपके पास ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस पाई आपके पास आ जाएगा 7j, और यहाँ पे पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू कॉमन लिया तो आपके पास माइनस के आ गया। और ये क्या चीज है, ये वेक्टर आपके पास क्या है, ये वेक्टर u वेक्टर है। तो आपके पास क्या आया, माइनस पाई बाई टू इंटू यू। ये अगेन आपके पास डेफिनेशन क्या बन गई, वही वेक्टर पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन v इज इक्वल टू k ऑफ u, या जो भी आप वेक्टर्स दे दें, तो ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन बन गई कि यहाँ पे k जो एक नंबर है वो आपके पास क्या मिला, माइनस पाई बाई टू, और माइनस में मिला, इसका मतलब है w और u जो है वो आपस में पैरेलल है, बट माइनस साइन शोइंग दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो w इज पैरेलल टू u बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि माइनस का साइन आपको शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था बेटा। इसमें हमने गिवन वेक्टर्स को शो करना था कि कौन से वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, कौन से आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हमने वो डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हुए शो किया कि परपेंडिकुलर है, और डेफिनेशन पैरेलल वेक्टर्स की यूज की। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपने शो करना है कि ये चीज 0 के बराबर होती है। हमने ये शो करना है कि a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस c प्लस a और c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब आप यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने आज डिस्कस किया है, तो अगर आपके पास ये इस तरह की चीज़ हो तो आप उसको लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इंटू ए क्रॉस सी। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, ए क्रॉस सी आ गया। सिमिलरली बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए, आपके पास ये आ गया, तो बी क्रॉस बी सी और बी क्रॉस ए आ गया। सिमिलरली सी क्रॉस ए और सी क्रॉस बी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इसको आपने ओपन कर लिया। अब आप ये देखें, ये ए क्रॉस बी है और यहाँ पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, बी क्रॉस ए है। तो आपने ये चीज ही पढ़ी हुई है एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि जो ए क्रॉस बी होता है या बी क्रॉस ए होता है, अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूं तो साथ में क्या आता है, माइनस साइन आता है, क्योंकि ये एंटीसिमेट्रिक होते हैं, आपस में एंटी क्यूमुलेटिव होते हैं। तो मैंने इस बी क्रॉस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी, तो मैंने इसकी जगह माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया। तो ये प्लस था और ये माइनस में आ गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो। सिमिलरली ए क्रॉस सी है, आपके पास सी क्रॉस ए है, तो इस सी क्रॉस ए की प्लस की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस सी। जब इनको चेंज करूंगा पोजीशन तो ये आपस में एंटीसिमेट्रिक का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसकी जगह माइनस ए क्रॉस सी लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये माइनस सी क्रॉस ए, मैंने ए क्रॉस सी की जगह माइनस सी क्रॉस ए लिख दिया। सिमिलरली ये आपके पास है बी क्रॉस सी, यहाँ पे प्लस सी क्रॉस बी है, तो इस सी क्रॉस बी की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस बी क्रॉस सी। जब आप इनको चेंज कर देंगे बेटा बाय यूजिंग एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी या आपके पास एंटी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा माइनस ए क्रॉस सी, ये आ जाएगा माइनस बी क्रॉस सी, और ये प्लस में आपके पास पड़े हुए हैं, तो प्लस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी क्रॉस ए प्लस सी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या रिजल्ट बन गया, 0 मिल गया आपके पास। और यही आपने प्रूव करना था कि इन सारों को सॉल्व करें तो आपके पास 0 रिजल्ट आए। तो यहाँ पे आपने दो प्रॉपर्टियां यूज की, एक तो आपने दिस इज बाय यूजिंग ओपन इसको किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और बाद में आपने ये जो प्रॉपर्टी यूज की, ये एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की, कि असल में हमने पढ़ा था कि जो ए क्रॉस बी होता है
जो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का होता है, तो अगर हम उनकी पोजीशन चेंज कर दें, अगर हम बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिखें, तो बी क्रॉस ए ये दोनों सेम नहीं होते। यहाँ पे माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन शो कर रहा था क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसको हमने कहा था कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है या एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने ये सारों को चेंज किया यूजिंग एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और उसको फिर आपने कैंसिल आउट कर दिया सेम टर्म्स को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमने जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है वो हमने अप्लाई करना है और साथ में जो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे। क्या शो करना है बेटा, आपके पास कहता है अगर ये गिवन है आपके पास a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर्स का सम 0 है, ठीक है, एक क्लोज पॉलीगॉन में, ये हम यूज कर चुके हैं पहले भी। तो हमने क्या शो करना है कि बेसिकली ये आपके पास जो रिजल्ट है आपके पास जो लास्ट में हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे इसके साथ में लिखा हुआ, तो हम ये लास्ट ये हम शो करना है कि a क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस है, कि ये चीज़ ये होल्ड करती है जब आपके पास ये चीज़ हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने क्या किया, इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया विद ए। हम ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले, आप किसी से भी ले सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हमने ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि बाद में आप फिर दूसरे भी लेंगे। तो हमने पहले ए से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जो आपके पास गिवन इक्वेशन है। हमने क्या किया, ए और आपके पास a प्लस बी प्लस सी और साथ में राइट साइड पे 0 था तो a क्रॉस 0 भी लिया। अब आपको पता है कि किसी वेक्टर का 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, तो राइट साइड पे अगेन आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, पहले a क्रॉस a आएगा, फिर आपके पास a क्रॉस b आएगा प्लस a क्रॉस c आएगा। तो a क्रॉस a क्रॉस b और a क्रॉस c आ गया। अब आपको पता है a क्रॉस a जो है आपके पास वो क्या है, वो सेम वेक्टर्स हैं, तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये आपके पास 0 हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, a क्रॉस b बच गया और a क्रॉस c। अब आप क्या करें, a क्रॉस c को साइड पे ले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, मतलब यहाँ प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आप माइनस a क्रॉस c है तो आपको पता है अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, उसको मैं लिख दूं अगर c क्रॉस a, तो उसके साथ क्या आता है, माइनस आता है, और माइनस बाहर मौजूद है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a। जब मैंने इसको c क्रॉस a लिखा तो माइनस साथ आया, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास c क्रॉस a आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से पहली क्वेश्चन बना रही कि a क्रॉस b जो है बेसिकली वो c क्रॉस a के बराबर है। अब सिमिलरली आपके पास जो पहली क्वेश्चन थी उसको आप b से क्रॉस प्रोडक्ट करें। जब b से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो बेटा अगेन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ b क्रॉस a, b क्रॉस b और b क्रॉस c आपने ओपन किया, और सिमिलरली b क्रॉस जो राइट साइड पे b क्रॉस 0 आएगा तो b का 0 से क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो आप देखें b क्रॉस a, b क्रॉस b और b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। अगेन b क्रॉस b क्या हुआ, आपके पास सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये 0, और आपके पास क्या बच गया, ये b क्रॉस a बच गया और b क्रॉस c बच गया। अब आप क्या करें, ये b क्रॉस a को आप राइट साइड पे ले जाएं 0 पे, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे 0 है आपके पास, तो ये बच गया आपके पास। पहले राइट साइड पे जाएं फिर आप उसको साइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसने पहले ही साइन चेंज किया हुआ है, इट्स अप टू यू। तो a क्रॉस b को हम लिख सकते हैं माइनस a क्रॉस b बाय यूजिंग एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो हमने उसका साइन चेंज करके उसकी पोजीशन चेंज कर दी प्लस। अब इसको राइट साइड पे ले जाए तो ये आपके पास माइनस से वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b। तो आपके पास ये सेकंड रिजल्ट आ गया, इसको हमने सेकंड क्वेश्चन का। अब आप इन दोनों को अगर देखें बेटा, क्वेश्चन जो हमने दो क्वेश्चन बनाई है 1 और 2, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कॉमन चीज है आपके पास वो है a क्रॉस b कहता है वो इक्वल है c क्रॉस a के भी, और a क्रॉस b आपके पास वो इक्वल है b क्रॉस c के। इसका मतलब है ये आपके पास बाय यूजिंग 1 एंड 2, इसका मतलब है b क्रॉस c जो है वो c क्रॉस a के भी बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब है जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। और यही चीज हमने फाइंड करनी थी कि ये तीनों इक्वल होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपके पास a प्लस b प्लस c जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमने क्या यूज किया, एक तो ये एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की है बेटा, ये वाली कि a क्रॉस c इज माइनस c क्रॉस a, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b और c क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस c। ये और आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया और इसको प्रूव कर दिया। तो बेटा आज प्रैक्टिस वर्क जो है आपका वो ये है कि एग्जांपल नंबर 5 आपकी बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 356 to 357 पे गिवन है, वो आपने खुद करनी है, उन्हें देखना है, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस करना है। अब हम एक देखने जा रहे हैं वीडियो बेटा जिसमें कुछ एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आपसे डिस्कस की जा रही हैं, उनको आप देखें, वीडियो वॉच करें। In this tutorial, we'll take a look at some applications of the dot product and cross product. And the first examples in these images here,
we have, we're going to talk about torque. So this is the torque formula to calculate the torque vector. And this vector here would be the R vector, which represents the length of the wrench or whichever's being rotated. So the length, of course, that would be the length of the R vector. And so this is the direction of the force vector here at some angle. So this is the angle, theta is the angle between those two vectors. And this is the force vector, so its length would be the magnitude of F. So the magnitude of the torque is the magnitude of R times the magnitude of F times the sine of angle theta. In the image of the bicycle over here, the R vector would be the length of the crank, and then there's some force applied at some particular angle. Not necessarily 90 degrees. I mean, 90 degrees gives you the optimum torque, but you can't always apply the force vector at a right angle or a 90-degree angle to the R vector. So that would be the length of that would be the length of the force vector, and this would be the length of the crank would be the length of the R vector. In the example number 1 on the bottom half of the page, a 22-pound force is applied to a 15-inch wrench at an angle of 75 degrees. So it's applied, and I'm going to say it's applied in this direction. That's relative for question B here. What's the direction of the torque vector? We'll talk about that in a moment. So here's the 22-pound force being applied here, and at an angle of 75 degrees. And the length of the wrench is 15 inches. Now, torque is often, the units are foot-pounds. So I'm saying that the wrench is a 15-inch wrench. So I'm going to convert that to pounds. I'm going to convert that to feet, divide it by 12, because there's 12 inches in a foot. So 1.25 feet will be the length of my R vector. So here's the formula from above to calculate the magnitude of the torque. So R is 1.25 feet, the force is 22 pounds, and it's at an angle of 75 degrees, so times the sine of 75. So maybe we'll bring the calculator back here. So 1.25 times 22 times the sine of 75 degrees. Okay, and we get 26.6 for an answer here. So I'm going to round that to 27, and it would be foot-pounds. That would be the units for the torque. If you were to apply the force in newtons and the length of the wrench was in meters, then it would be newton meters instead. Now, the direction of the torque vector, you have to apply the right-hand rule. And if you take your right hand and place it on this wrench here so that your fingers curl in the direction that this red arrow is pointing, then your thumb would have to point into the page. Which means for, well, most thread on a bolt, you'd be actually tightening, unless it happens to be backwards thread, you'd be loosening, I guess. If you actually were to apply the torque in this direction, then your right hand, if it's curling in the direction of the up instead of down like this is, then your thumb would have to point out of the page if you reversed it. So that's the right-hand rule. That's how you figure out the direction of the torque vector. In example number 2, we're asked to find the projection and its magnitude. After today's lecture, you will be able to answer the following question. यानी कि आज के लेक्चर के बाद बेटा आप इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स की क्या कंडीशन होती है कि दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और वाई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट के क्यों नहीं ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता, कि क्यों ही इक्वल होते, ये भी आपने आज के लेक्चर में देखा. एंड आल्सो डज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये भी हमने आज देखा. तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आज के लेक्चर के बाद इजीली आप आंसर दे पाएंगे. तो आज के क्वेश्चन में बेटा जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की उन्हें आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझसे लाजमी डिस्कस करना है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.